बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास, लेकिन आज उनके साथ हमारा साथ देंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शकील मुनीर साहब। आप सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। शकील मुनीर साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मज़हर बरलास साहब। जी, एक तो हस्बे साबिक़ कसबे रवायत दुआ पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला हमारे अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो और अल्लाह करे यहाँ गुरबत व अफलास का खात्मा हो। क्या खबरें हैं अलवी साहब? मज़हर बरलास साहब, अगर यकीनन हमारे पास सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं तो यकीनन माशी मसला तो हमारा मौजूद बहस होगा ही, और ये भी हम हल तलाश करने की कोशिश करेंगे कि मईशत को जहाँ तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया गया है, इसका हल क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, और ताजिर कम्यूनिटी जो है वो क्या सोच रही है, उनको क्या सूझ रही है इस मुल्क के हवाले से। और आम आदमी तो परेशान है ही है, और हम रोज़ाना इसकी बात करते भी हैं, लेकिन आज ताजरों की, सनतकारों की, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं और जो लोगों के रोज़गार का बायस बनते हैं, उन पर बात होगी। फिर आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर की गई है। उस करारदाद में क्या किया गया है, क्या कहा गया है और उसका क्या इम्कान क्या हो सकते हैं, उस पर भी बात की जाएगी। इमरान खान ने अपने साथियों को कहा है कि तैयार हो जाइए, 4-5 हफ्तों के बाद एक इलेक्शन का ऐलान होने वाला है, उस पर भी बात की जाएगी। और कुछ और चीज़ें, पंजाब में जो आखिर क्या वजह है कि ये क्यों नाकामी हुई, नून लीग को, इन इत्तेहादियों को बड़े मजबूत समझे जाते थे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि मईशत के हवाले से बात है तो पहले आपको मिफ्ता इस्माइल की बात सुनाते हैं। आज उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई दावे किए, और उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद फिर जांचने की कोशिश करेंगे कि उनमें कितनी सदाकत है। मिफ्ता इस्माइल। एफबीआर के डेटा के तहत इस महीने पाकिस्तान में इंपोर्ट्स जो हैं वो $5 बिलियन की हुई है। पिछले महीने पाकिस्तान ने इंपोर्ट 7.7 बिलियन की थी, तो ये $2.7 बिलियन की कमी आई है, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। जुलाई के अंदर अब इंपोर्ट की एलसीज बहुत कम हैं और उसकी पेमेंट्स भी इंशाल्लाह कम होंगी। जुलाई के अंदर हमारे रुपए के ऊपर बड़ा प्रेशर था, अगस्त के महीने से ये प्रेशर जो था वो ख़त्म हो जाएगा। हम समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। अब हमने ये सोचा है कि पाकिस्तान को एक हेल्दी मईशत देंगे, अज़म उठाया है कि हम ये इसको करंट अकाउंट डेफिसिट को मिनिमाइज़ करेंगे, और ये कर देंगे आज से 100-150 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोहल्ले की बहुत छोटी दुकान है, उसके ऊपर से टैक्स माफ़ कर। जी मज़हर बरलास साहब, आप इस पर थोड़ा सा अपना कमेंट दे दें। मैं ये कहता हूँ कि तो मिफ्ता साहब जो हैं, इनको शायद मईशत का कुछ इल्म नहीं है। आज भी वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि दरामदात जो हैं उनमें बड़ी कमी हुई है। उनको ये कोई समझाए कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो खाम माल इस्तेमाल होता है वो भी बाहर से आता है। सही। हत्ता कि हम जो दवाइयाँ बनाते हैं वो भी खाम माल बाहर से आता है, तो बाहर से चीज़ें मंगवाना हम पे लाजम हो जाता है। दुरुस्त है। इसलिए ये कोई शौक से नहीं हम मंगवाते, तो बाहर से हमें चीज़ें मंगवाना पड़ती हैं अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए। दुरुस्त है। दूसरा, मिफ्ता साहब ने आज तक 3.5 माह हो गए हैं इनको, इन्होंने मईशत को सही अंदाज में एड्रेस इसलिए नहीं किया कि ये बाहर की तरफ देखते हैं, दुरुस्त है, अपने मुल्क की तरफ नहीं देखते, मुल्क की लोगों की तरफ नहीं देखते, मुल्क की सनतकारों की तरफ नहीं देखते, मुल्क की ताजरों की तरफ नहीं, मुल्क की आवाम जो है उनकी तरफ तो इन्होंने देखा ही नहीं। दुरुस्त है। ये बाहर आसें लगाए बैठे हैं और बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। शकील मुनीर साहब, आपका क्या ख्याल है? इन्होंने अपने 3-4 महीनों में जिस तरह मईशत चलाई है और उसके जो असरात आ रहे हैं, आप पे उसके क्या असरात पड़े हैं? आपके मसाइल क्या हैं? आम आदमी तो कह रहा है हाय मैं मर गया, हाय रोटी, हाय बिल, हाय मसाइल, हाय गैस, हाय बिजली। आपके क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अज़ीज़ साहब, आपने इनवाइट किया। देखें, इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो तो सबके सामने है, उस पर ढकी छुपी कोई बात नहीं है। सही है। और मसाइल इस वक्त मिफ्ता साहब फरमा रहे हैं कि जी इंपोर्ट कम हुई है, वो जो इंपोर्ट के कंटेनर्स जो पोर्ट पे पड़े हुए हैं और वो जो पाइपलाइन में हैं और जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हुए थे वो परेशान बैठे हैं इंपोर्टर, उनका क्या हल है? क्या कोई उसका हल है? बात ये है कि चीज़ों को सलूशन जो है ना वो की तरफ जाना चाहिए। मिफ्ता साहब कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, जब से उन्होंने चार्ज लिया, कि वो उसको अंडरस्टैंड करें। जैसे बिजली के बिल छोटे दुकानदारों को इन्होंने वेव ऑफ किया है। मैं इनसे ये बात कह चुका हूँ 2-3 दफ़ा कि आप फिक्स टैक्स के हक़ में हूँ। मैंने ये बात मैंने ही तजवीज़ दी थी कि जी फिक्स टैक्स के ऊपर जाएं। इंडस्ट्रीज़ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सामने ये तजवीज़ रखी थी कि जो इंडस्ट्रीज़ फिक्स टैक्स में एडजस्ट हो सकती हैं उनको ज़रूर करें, ताकि उससे
रिलीफ मिले, उसमें जो भी कंज्यूमर है उसको रिलीफ मिले, वो अपना इजीली अपना कुछ काम कर सके, कुछ डिलीवर कर सके। दुरुस्त है। डिपार्टमेंट को रेवेन्यू चाहिए, डिपार्टमेंट को इजीली रेवेन्यू मिलता है, दुरुस्त है। लेकिन अब उसके लिए तरीकाकार बनाना पड़ता है, चीज़ों को थोड़ा सा। अब जैसे ये छोटे दुकानदारों पे जो आप देखें ना, एक दुकानदार का बिल 600 या 800 रुपया था, उसको 3000 रुपये का सेल टैक्स का साथ जो है वो बिल में ऐड होके आ गया। कता कलामी माफ, आपने बिल की बात की और दुकानदार के बिल की बात की, तो ये एक दुकानदार का बिल मेरे पास आया है जिसकी दुकान 6 महीने से बंद पड़ी है, और इस बिल के ऊपर लिखा हुआ है जी कि इसके ऊपर जो बिजली कंज्यूम हुई है वो ज़ीरो यूनिट है, और इसमें जनाब बिल 175 रुपया एक इसका बिल उसके ऊपर लगा हुआ है, GST 30 रुपये लगे हुए हैं, फिर इनकम टैक्स लगा हुआ है 622 रुपये, फिर 5 रुपये अदर टैक्स लगा हुआ है, फिर जनरल सेल टैक्स जो है 6000 रुपये लगा हुआ है, फिर एक और टैक्स कुछ 299 रुपये लगा हुआ है, फिर एक और टैक्स 702 रुपये लगा हुआ है, कुल मिला के 6858 रुपीज़ ये जनाब इसके ऊपर बिल है जो 0 यूनिट है कि एक पर उसने बिजली ऑन ही नहीं की, बटन दबाया ही नहीं है, और ये 6500 पौने 7000 रुपये का बिल उसको पहुंच गया। तो आप बताइए क्या सोच? नहीं, वो ये देखें ना, ये वही चीज़ें हैं ना कि जिनको उन्होंने आज एड्रेस कर रहे हैं, वो इनको पहले ही उन्हें इस चीज़ का पहले से डिपार्टमेंट को चाहिए था कि उन्हें इस पे बताते कि जी इतनी इस कैटेगरी को एग्जाम कर दिया जाए ताकि ये इशू ही ना बनता। सही है। देखिए ना, उसमें उसको इशू बनाया गया और उसमें फिर लोग परेशान हुए, और उसके बाद अब आज जो है उनको वो रिलीफ मिला। अच्छी बात है, उन्होंने अगर ये स्टेप भी लिया है, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। और देखिए, जितना गवर्नमेंट बिजनेस कम्युनिटी के साथ कंप्रोमाइजिंग होगी, उनको बेहतर उसका जो है ना वो रिजल्ट मिलेगा। लोग चाहते हैं, बिजनेसमैन कोई भी है, आप उसके साथ जब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सेक्टर वाइज अगर आप उनको एड्रेस कर लेते हैं, जो सेक्टर्स के इश्यूज हैं, लोग टैक्स भी देना चाहते हैं जैसे गवर्नमेंट चाहती है, जितना गवर्नमेंट रेवेन्यू चाहती है उतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाएगा, लेकिन उनको थोड़ा सा चीज़ों को मोल्ड करना पड़ता है कि आप कैसे चीज़ों को उसके मुताबिक करें, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड हो जाती है चीज़ें। जहाँ तक रह गई मईशत की बात, इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसमें क्रिटिकल है। आपने शायद आज सुना ही होगा कि हमने आज इस्लामाबाद चैम्बर ने आज इस्तकामे बहाली मईशत जो है कॉन्फ्रेंस की है हमने, जो कि ऑल पार्टीज इस्तकामे मईशत कॉन्फ्रेंस हमने उसको नाम दिया है, वो हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह 6 अगस्त को, जिसमें हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से हमने रिक्वेस्ट की है कि जी वो उसका हिस्सा बने। ये किस जगह पर हो रही है? ये हम सरीना में इंशाल्लाह कर रहे हैं जी, और इसका हमने उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, गवर्नमेंट ऑपोजिशन सबको कहा है कि जी आएँ, इसका हिस्सा बने। ये कोई पॉलिटिकल ग्रेट गेम का कोई हिस्सा नहीं है, हम किसी भी किस्म की इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ जो है हम चाहते हैं इकोनॉमी के लिए, मईशत के लिए। बिल्कुल, आपकी तरफ वापस आते हैं, मज़हर बरलास साहब की तरफ जाना है। मज़हर बरलास साहब, इमरान खान कहते हैं कि 6 से 8 हफ्तों के अंदर इंतखाबात का बगल बज सकता है, और वो यूँ भी कहते हैं कि 2 नंबरी करने वालों को मैं जानता हूँ, लेकिन सारी लोगों के सामने मैं उनका नाम नहीं लूँगा। आपको भी लगता है कि 6-8 हफ्तों में इनके ऐलान हो जाएगा कोई इंतखाबात का? मैंने अलवी साहब कल भी बात की थी जी कि मुझे अक्टूबर में इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और इसके बगैर हल नहीं है। जितना ये सियासी अदम इस्तेहकाम आ चुका है, और अब तो मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है। जो अभी बात कर रहे थे आपके बिलों के हवाले से, जी मेरा ख्याल है हमारे पावर सेक्टर में एक और चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है जो हमारी हुकूमतें नहीं करती। ये लाइन लॉसेस की तरफ क्यों नहीं जाती? जो बिल है, क्या वो ये मखसूस एरिया के लोगों पे फ़र्ज़ है कि वही देंगे? पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बिल अदा नहीं करता। जी हाँ। अच्छा, फिर जो बिजली चोरी करते हैं उसकी तरफ भी नहीं जाते, मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, अब वो बिजली चोरी में इन्वॉल्व होते हैं महकमे के लोग। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ सज़ा का रवाज ही नहीं। सज़ा और जज़ा तो होनी चाहिए ना। अब गैस चोरी भी होती है, बिजली चोरी भी होती है, और उसमें बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन इन्वॉल्व हैं। मैं उनमें से नाम भी कईयों के गिनवा सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ नाम नहीं लेता। ठीक है। तो हमें लाइन लॉसेस की तरफ भी जाना चाहिए, ताकि वो जो नुकसान जो आम आदमी पे या आम दुकानदार पे या आम सनतकार पे पड़ रहा है, वो उन पे ना पड़े, उन पे वही नुकसान पड़े। जैसे ये बिल आपने दिखाया
कि बिजली उसने 0 इस्तेमाल की है, खुद यानी तस्लीम इस्तेमाल ही नहीं की। जी हाँ बिल्कुल। बिल उसको 6,858 रुपये आ गया है। हाँ जी, और ये फेस्को का बिल है, फैसलाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन। अब फेस्को का हो या लेस्को का है हो या आइस्को का बात हो, तो वही है ना। ठीक है। जी हाँ। एक तो इन्होंने ये अजीब ड्रामे बना रखे हैं। ये हमारे पहले वापडा होता था, बहुत अच्छी बात थी। अब ये इन्होंने हर शहर को, हर डिवीजन को अलग से कर दिया हुआ है। कोई मैपको बना हुआ है, कोई पेपको बना हुआ है, कोई कुछ। तो इनके नखरे इतने हैं। ये जो फेस्को वाला होगा, जो भी चीफ वहाँ बैठा होगा, वो किसी की बात ही नहीं सुनता, मानता ही नहीं। जाहिर है भाई ये आप लोगों का नुकसान इस बेचारे दुकानदार पे क्यों डालते हैं? वो जो लोग बिल नहीं अदा करते या वो जो लोग चोरी करते हैं, उनसे आप क्यों नहीं लेते? क्या मसला है इनको? और इसी तरह जो आपने भी पिछले दिनों एक अपने जाती बिल की बात की थी। मैंने भी एक बिल अभी देखा कल परसों किसी का, 17,000 रुपये बिल है और 17,000 रुपये की टैक्स है उसके ऊपर। और ये घर का बिल है, कमर्शियल बिल नहीं है। तो क्या किया जाए जी? एक बात मैं शकील साहब के सामने और करना चाहता हूँ कि मैंने इस मुल्क के बड़े अहम हलकों से ये बात की कि जनाबे वाला, इस मुल्क में 80% से ज़ायद लोग वो हैं जिनकी इनकम औसतन 20,000 है। क्या आप उनको एड्रेस क्यों नहीं करते? वो जो 20,000 लेने वाला बंदा है, अब ये जो 3.5 माह में जो कुछ हो गया उसके साथ, वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? वो या उधार लेगा, उधार 2 माह बाद वो अंगूठा रखेगा जिससे लिया है, फिर वो चोरियां करेगा, फिर कोई और जराए ढूंढेगा ना कोई इनकम के। बिल्कुल सही। तो इसका भी कोई सद्देबाब होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये जो अजीब व गरीब सूरत हाल है, इसका सद्देबाब होना चाहिए। हम आदमी की ज़िंदगी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हुक्मरानों पर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारे वादे करके आते हैं, बहुत सारे ख्वाब दिखा के आते हैं और फिर उन ख्वाबों को अपने हाथों से चिकनाचूर करते हैं। शकील मुनीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मज़हर बल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें कोई और शख्सियत भी ज्वाइन करेगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी माशी सूरत हाल की भी और सियासी सूरत हाल की भी। आगे बढ़ते हैं शकील मुनीर साहब की तरफ और शकील मुनीर साहब से पूछते हैं कि जनाब, आपने एक कॉन्फ्रेंस की बात की, आप जो इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं 6 तारीख़ को, तो क्या इसके कुछ लोगों से क्या मिल चुके हैं? क्या आपके मकासद हैं? मुतालबात आपके बुनियादी तौर पर क्या होंगे? माशी मुसीबत तो हर बंदे को पता है कि माशी मसाइल हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप कुछ ना कुछ फोकस्ड होंगे। आप क्या करने जा रहे हैं उसमें? साहब हमने इसको आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया है। गुड। कल से इंशाल्लाह मैं फॉर्मली हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से टाइम लेके उनसे मिलूंगा और उनको इनवाइट करूंगा कि वो खुद या उनका रिप्रेजेंटेटिव हमारी इस 6 अगस्त की इस्तेकाम में मईशत कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। ठीक है। हमने इसमें इकोनॉमिस्ट को भी इसमें इनवाइट किया हुआ है, जो कि 4-5 इकोनॉमिस्ट होंगे जो अपना हमें रिकमेंडेशंस देंगे। उन रिकमेंडेशंस के बिहाफ पे हम अपनी कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई को आगे चलाएंगे और उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर को भी उसमें इनवाइट करूं, वो भी आएँ और उसमें हम इसको जो हमारा लाएअमल बने। हम देखें हमने बेसिकली इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, मईशत को कैसे निकालना है। ठीक है। ये बात तो बिल्कुल आया है कि इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ज़्यादा इशू बना हुआ है, जो कि हमारी मईशत पे बहुत ज़्यादा असर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से भी यही पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अपनी पॉलिटिकल जो भी आपकी गरज है उसको एक साइड पे रख दें और एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि मुल्क की इकोनॉमी इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्शन होने हैं, आज होने हैं, साल बाद होने हैं, महीने बाद होने हैं, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जो पार्टी वोट गेन करेगी, अवाम का जिसको भी मैंडेट मिलेगा वो आए, बिल्कुल आए। हम उसमें बिजनेस कम्युनिटी उसको वेलकम करेगी, लेकिन हम ये कहेंगे कि उसमें इस वक्त जो है
पॉलिटिक्स से बाहर निकलें और इकॉनमी के हवाले से एक पेज पे आ जाएं। हमें वो शॉर्ट टर्म और वो लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने हैं जिनके साथ हम इस सिचुएशन से निकल सकें। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है। मज़र बरला साहब, वैसे ये कुछ बात मुझे इस तरह कुछ मिलती जुलती लगती है जो एक अरसा पहले जब इसमें अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ, उन्होंने भी एक मिसाके मईशत की बात की थी, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, और अभी भी सूरत हाल बल चलते चलते, उस वक्त तो खैर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, अभी सूरत हाल चलते चलते मज़ीद तबाही की तरफ चली गई है और अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। ये कोई इनको वाकई अपने इख्तिलाफ़ात को भुला के इस मुल्क की खातिर, मईशत की खातिर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि लोग तो बहुत परेशान हैं। एक बात की शकील साहब ने कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमें मंसूबे बनाने पड़ेंगे। अब उसमें यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बात तो कर दी, मगर काश शहबाज शरीफ साहब ये अपील भी करते अपने भाई से भी और अपने इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी से भी और असफंदियार से भी और मौलाना से भी कि आप लोगों की बाहर जितने रकम पड़ी है, उसको अगर महल की सूरत में पड़ी है, अपार्टमेंट की सूरत में, जहाँ जहाँ भी आप सियासत पाकिस्तान में करते हैं, आप पाकिस्तान में पैसा ले आएँ, अपने पास ही रखें, कोई आपसे लेता नहीं है। आप यहाँ इंडस्ट्री लगा लें, जब पैसा पाकिस्तान में आ जाएगा तो मईशत जो है वो संभलेगी। दूसरा, हमें इस बात से बचना चाहिए कि हमारे यहाँ जब भी हुकूमत बदलती है तो पॉलिसीज़ बदल जाती हैं। हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, जैसे ये ईस्ट में सिंगापुर ने बनाई, मलेशिया ने बनाई, कोरिया ने बनाई, चाइना ने बनाई, जापान ने बनाई। तो हमारी पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए, मसलन एक 20 साला पॉलिसी हम बनाते हैं तो कोई हुकूमत भी आए जाए, इससे गरज नहीं होनी चाहिए, 20 साल फिर उस पॉलिसी पे अमल होना चाहिए, कोई भी हुकूमत, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। मगर हमारे यहाँ ये होता है कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग की खातर पॉलिसीज़ बदलते हैं, बल्कि एक हुकूमत में कई बार पॉलिसीज़ बदली जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसका नुकसान होता है। ना तो मुल्क की मईशत में जो लोग काम कर रहे होते हैं, हमारे जो सनतकार हैं या ताजर हैं या इवन हमारे किसान हैं, वो भी तो हिस्सा है मईशत का, वो भी किरदार अदा नहीं कर पाते सही तरीके से, चूँकि उनको ये इल्म नहीं होता कि यार ये कल पॉलिसी पता नहीं क्या बन जाए, क्या हो जाएगी। ठीक है। फिर एक और बात मैं करूँगा, ये मुझे काश्तकारों ने बात बताई कि ये जो अदारे मदाखलत करते हैं, मसलन आपटमा वालों ने एक मदाखलत की कि जी कपास जो है वो फलाना बीज यूज़ करें किसान, उससे किसानों को नुकसान हुआ, लेकिन किसान कहते हैं कि हम जो पहला बीज काश्त करते थे उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, हमें बंदूक की नोक पर क्यों कहा जाता है कि फलां काश्त करो फलाना करो, हम जो मर्जी करें, आज़ादी से। ये भी हल होना चाहिए, इसका भी हल होना चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शकील मुनीर साहब कि मौजूदा हुकूमत भी, मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियाँ, उससे पहले शौकत तरीन की पॉलिसियाँ, शौकत तरीन से पहले भी PTI के मिनिस्टर जो थे फाइनेंस के, उनकी पॉलिसियाँ, क्या फ़र्क है? क्या ज़्यादा बेहतर पॉलिसियाँ किसकी थीं या ज़्यादा ख़राब किसकी थीं ताजरों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए? देखिए, इसमें मैं जिस बात पे जोर देता हूँ कि वो जो कम्युनिकेशन गैप होता है फाइनेंस मिनिस्टर का, चेयरमैन FBR का, उसको कम होना चाहिए। ठीक है। मैंने जहाँ तक अभी ऑब्ज़र्व किया, जो मेरी मीटिंग्स हुई फाइनेंस मिनिस्टर से या चेयरमैन FBR से, मैंने देखा कि उनका रवैया, एटीट्यूड बड़ा कोऑपरेटिव है। अच्छा, कोऑपरेटिव है, मतलब इसमें कोई बात, मिनिस्टर का भी और चेयरमैन FBR का बहुत कोऑपरेटिव है, बात सुनते हैं। अच्छा। और बात पे वो एक्शन भी लेते हैं कि हम इस पे एक्शन। चीज़ें, बात ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी हुई है, उस सिचुएशन में हमें मैंने इसीलिए ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि इसमें हम कुछ शॉर्ट टर्म कुछ मेजर्स ऐसे लें जिसके साथ फौरी तौर पे हम इस पैनिक से निकल सकें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखें, हमारी
फॉरेन रेमिटेंसेस आना बंद हुई हैं, हम उनके ऊपर कुछ तजावीज़ रखें कि जी उनको कैसे हम हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेज रहे थे नहीं भेज रहे, अब वो क्या वजूहात हैं उनको हम कैटर करें। हम कोई उसमें यहाँ पे फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है उसके ऊपर हम कुछ लोगों को फैसिलिटेट करें कि जी डॉलर अगर कोई लेके आएगा उसको कुछ उसके बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफर कर दे कि कोई फॉरेनर अगर डॉलर की शक्ल में पाकिस्तान में डॉलर लाएगा उसको उसके बेनिफिट, डेफिनेटली ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको एलाबोरेट कर सकेंगे कि आया किन टर्म्स के ऊपर हमें चलना चाहिए और चल के हम इस वक्त इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। लेकिन उसमें फिर बात वही आएगी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेने से वो जो इंस्टेबिलिटी है मैं समझता हूँ वो कम होगी इंशाल्लाह, और उसके कम होने से ये मईशत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, उसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान ने कल भी कुछ गुफ्तगू की थी, आज भी कुछ गुफ्तगू की है, उन्होंने बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की हुकूमत अगर न जाती तो ये मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। बहुत खौफनाक इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने गवादर बंदरगाह का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पैसे लेकर ये सारे सिलसिले को रोकने की कोशिश की और मामलात को ख़राब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा ताकतवर अक्ल से आ रही हैं और अक्लमंद जो है वो ताकत से आ रही हैं। बहुत सारे और भी कुछ उन्होंने निज़ामात आयद किए। मौलाना फजलुर रहमान की बात सुन लीजिए और उसके बाद फिर तबसरा करते हैं। फंसाया है उससे निकलना आसान काम नहीं है। अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाती तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। आखिरी अल्फाज को तय करने में मियां नवाज शरीफ साहब जोम पर मौजूद थे और उनकी इत्तिफाक राय से वो बयान तैयार हुआ तो यही था कि हुकूमत टाइम पूरा करेगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। कल जो अबराज ग्रुप के हवाले से खबर आई है कि कितना पैसा दिया गया, उससे जो आपके अबू ज़बी के बादशाहों ने पैसा डाला है वो इसीलिए डाला है कि हर कीमत पर हुकूमत में आए कि पैक को डबोए। मंगल और बुध वो इदारे जिसमें मुल्क की मईशत से ताल्लुक, वो पूरी हुक्मरान पार्टी की जमातों को ब्रीफिंग देंगे, और उसका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से हो चाहे ब्यूरोक्रेसी के साथ हो। सबको आज सिर्फ मुल्क के लिए सोचना चाहिए। PTI को वोट देना मुल्क को तबाह करने में हिस्सेदार बनना है। स्पीकर ने जिनके इस्तीफे मंजूर कर दिए हैं उन्होंने उनको डिफीट कर दिया है, वहाँ जिम्मे इलेक्शन होगा। ये फैसला कर लिया है जो उम्मीदवार जिस पार्टी का रनर अप था यानी दूसरे नंबर पर था वही हमारा मुत्तफ़क़ा उम्मीदवार है। जी मज़हर साहब, अबू ज़बी के हुक्मरानों ने इसलिए पैसे दिए कि हर सूरत में बरसर इक़्तिदार आए और ये मुल्क को तबाह बर्बाद कर दे। वो ये कराना चाहते थे। PTI को वोट देना बड़ा ज़बरदस्त गलत काम है। अलवी साहब, एक तो जो शकील साहब ने बात की ना उस पर मैं पहले बात करूँगा। मौलाना साहब की बात को मैंने कभी सीरियस नहीं लिया, सही है, इसलिए कि मौलाना साहब भुगत से भरी हुई बातें करते हैं और अपने लिए जो मैं इन पे बात करता हूँ। मैं पहले शकील साहब वाली बात पे जो ओवरसीज़ की बात की ना, शकील साहब देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है, उनसे आप वोट का हक भी छीन लें तो वो क्यों कर आपकी मदद करें? उनका हक है, वो इस धरती पे पैदा हुए, उनको वोट का हक मिलना चाहिए। जो भी उनसे वोट का हक छीनता है वो मुल्क दुश्मन है, इसलिए कि वो पाकिस्तानी है और आपके मुल्क में वो डॉलर भेजते हैं। तो वो डॉलर जो उन्होंने रोके हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना हक लेने के लिए रोके हैं, उनको वोट का हक मिलना चाहिए। अब आ जाइए मौलाना साहब की तरफ। इनको मैं इसलिए नहीं सीरियस लेता कि इनके आबाओ अजदाद तो इस मुल्क के ख़िलाफ़ थे जिसमें ये सियासत कर रहे हैं। इनके आबाओ अजदाद तो कायदे आज़म को काफिर आज़म कहते थे। इनके आबाओ अजदाद तो कहते थे कि ये साजिश हो रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। इसलिए मैंने कभी इनकी बात को सीरियस नहीं लिया। और ये मज़हब के नाम पर सियासत करते हैं, मजहबी चोले पहन के आ जाते हैं। क्या मौलाना साहब इस मुल्क की मईशत ठीक करेंगे? क्या मौलाना साहब इस मुल्क का सिस्टम ठीक करेंगे? पहले मदरसों का सिस्टम तो ठीक कर लें जो ख़राब है। मैं और बातें करना चाहता हूँ, नहीं करना मैं समझता हूँ कि कौम के सामने, वरना मैं क्या मदरसों की स्टोरियाँ आपके सामने रखूँ जो कुछ वहाँ होता है। साहब बहुत जज्बाती हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में इनकी बात बिल्कुल सीरियस नहीं लेनी। वो भी थोड़ी सी बात, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने तो इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करनी है और आपको पता है इमरान खान के खिलाफ बात मज़हर बरलाश साहब कुछ बस जज्बाती कर देती है। बहरहाल हम वापस भी आ रहे हैं, गपशप का सिलसिला भी जारी है, बातचीत का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूद चल रहा है पाकिस्तान को दरपेश मसाइल, मुश्किलात, इल्ज़ामात, माशी मुश्किलात, और इन सारी सूरत हाल में हमने टेलीफोन लाइन पे रब्ता किया है मारूफ माहिर फ़ल्कियात पीर सजवार साहब से कि उनसे भी पूछते हैं कि इन माशी मुश्किलात के हल के हवाले से माहिरीन फ़ल्कियात होने के नाते इल्मुल आदाद और इल्म फ़ल्कियात क्या प्रेडिक्शन कर रही हैं। जनाब पीर सजवार साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पीर साहब, ये बता दीजिए कि क्या होने जा रहा है। अब आपने हमारे यहाँ बताया था कि 101 दिन से ज़्यादा नहीं निकालेगी हुकूमत शहबाज शरीफ की, लेकिन कुछ और भी आपने प्रेडिक्शन दी थी, वो बिल्कुल पूरी हुई हमजा शहबाज के हवाले से और परवेज़ इलाही के हवाले से। लेकिन चलें, कोई चीज़ 100% नहीं भी होती, लेकिन अभी ये क्या है, आपको क्या लगता है कि इनका मुस्तकबिल क्या है? शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या है? इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि 101 दिन तो पूरे करेंगे। ये टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी, मैंने टीवी की आवाज़ बंद की है, मेरी टीवी की आवाज़ नहीं है। अच्छा जी, मैंने यही कहा था कि 101 दिन ये पूरे करेंगे। और आगे ये है कि 101 दिन से पहले शहबाज शरीफ साहब ने तो इस्तीफा लिख के रखा हुआ है, तो वो तो डेली रात को पढ़ के सोते हैं और सुबह उठते हैं, उसको फिर दोबारा पढ़ते हैं, और जो साथ उनके जो पूरी टीम है वो उसको धक्के से चलाई जा रहे हैं, धक्के से डेली जो है ना, रात को दिन को, रात को दिन को उनको चला रहे हैं। मेरे हिसाब से उन्होंने लिख के रख दिया हुआ है। अच्छा जी, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है या पेशगोई है कि शहबाज शरीफ ने इस्तीफा रख के मेरे रखा? पास पेशन गोई के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन, मैं तो टीवी तक नहीं देखता। इल्म के। अच्छा, वो इमरान खान का भी मुस्तकबिल उन्होंने पूछा है, वो भी बताएं। इमरान खान का देखिए, मैंने पहले कुछ दिन भी आपको बताया था भाई कि इमरान खान दिन ब दिन ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये आवाम में और बहुत ज्यादा मकबूलियत में आएगा, और आगे इलेक्शन में भी 2 अक्सरियत से आएगा। इमरान खान तो बहुत सितारा, इसका बहुत चमक रहा है सितारा। 4 सूबों में और विफाक में हुकूमत बनेगी इमरान खान की आगे? 3 सूबों में बनेगी और 4थे सूबों में नहीं बनेगी। 3 सूबों में बनेगी, 4थे में नहीं बनेगी, और विफाक में भी बनेगी? विफाक में भी बनेगी। सही। वो इलेक्शन हो कब रहे हैं? इलेक्शन तो 2022 में ही हो रहे हैं। 2022 में ही हो रहे हैं? 2022 में हो रहे हैं। सही। अच्छा, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, ये कैसे संभलेगी? लोग बड़े परेशान हैं। 2022 में तो बिल्कुल नहीं, आप सोच सकते हैं। और मैंने 2022 के शुरू में कह दिया था कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, और ये 2022 जो है ना, इसके लिए आप सदका खैरात। और मैं एक आपके इजाजत हो तो मैं ये आपके हवाले से ये बात कहना चाह रहा हूँ। जी जरूर जरूर। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे उम्मत मुस्लिमा के लोग हैं, उनको चाहिए रात को 10 बजे फजर की अजान लाजम दें, वरना इस जितना ये सितारा इस 2022 का है, इसके अंदर सिला और जलजले, तूफान और ये जंगलों में आग, ये चीज बहुत ज्यादा होगी। रात को 10 बजे वो फजर वाली सलातो खैरों में नौनवार अजान दिया करें मनानो। जी 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 बिल्कुल, रात को 10 बजे आपके अपने घरों की छत पे खड़े होकर ये लाजिम दें। यानी फतवे ले लें फिर? फतवे तो क्या लेने हैं, फतवे भी किसी उलमा से लेना चाहे तो दुनिया ले सकती है। मैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ये मुल्क की हालात नहीं, पूरी दुनिया के हालात बेहतर होंगे। अच्छा, कोई जंग का भी इम्कान है पीर साहब? ये हम देख रहे हैं कि ताइवान जो है वो इशू बना हुआ है अमेरिका और चाइना के दरमियान, तो इसी तरह यूक्रेन और रूस की जंग जारी है, तो कोई तीसरी आलमी जंग भी देख रहे हैं आप? रूस की जो है ना होगी, इसके साथ रूस करेगा, काफी ममालिक में करेगा। ये अभी तक चाइना और अमेरिका की 2022 में मैं भी देख रहा हूँ, 2023 के अंदर यूके के साथ इनकी इन ममालिक में जो है ना रूस जरूर करेगा इनके साथ, और इनको वैसे ही खत्म करेगा।
सही हो गया जी, बहुत शुक्रिया पीर सरवार साहब, माहिर फल्कियात, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे बढ़ना शकील मुनीर साहब की तरफ जी। और मुझे ये बताएं, मसाइल तो हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए, डॉलर की उड़ान काबू में नहीं आ रही है, और कुछ चीज़ें फ़ारन वाली भी हुई कि बैरून मुल्क से जो लोग हैं वो भी पैसा नहीं भेज रहे। आज भी एक दावा किया उन्होंने, कहा कि हमने जो बरामदात और दरामदात के हवाले से जो पॉलिसी अपनाई थी उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। आपको क्या लगता है कि वाकई फ़ायदा हुआ है या नहीं? और दूसरा मैं ये चाहूँगा कि आप इस फोरम से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सजेशंस भी दें कि क्या करना चाहिए उनको कि इस सारी सूरत हाल से निकलें। देखिए, मैं इसमें जो बुनियादी सजेशन है वो ये दूंगा कि स्टेक होल्डर के साथ ज़रूर बैठें, ऑन बोर्ड लें स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, और चीज़ों को डिस्कस करें। इंपोर्ट, बिल्कुल इंपोर्ट बैन से अगर बेनिफिट हुआ है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ये देखे कि आया उसमें कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको इंपोर्ट करना नागुज़ीर है, दुरुस्त है, उनको उसमें से निकाला जाए। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो आप प्रोडक्ट्स देख लें जिसके बगैर उसका जिसका गुजारा नहीं, उनको उसमें से निकाला जाए। हाँ, जो आप कह लें लग्जरी आइटम्स एसेंशियल आ जाती हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है, बिल्कुल उनको उनके ऊपर बैन वो इम्पोज करें, लेकिन उसका भी कोई पैरामीटर्स रखें। अगर जिन लोगों के ऑर्डर पाइपलाइन में हैं या जिनका कंटेनर पोर्ट पे पहुंच चुके हुए हैं, आखिर उसका भी तो कुछ सोल्यूशन देना है ना गवर्नमेंट। अब उसको वो उसका एकदम से अगर आपने बैन लगाया है तो उनको कुछ रिलीफ दे, कुछ टाइम फ्रेम दे। चीज़ों से हटा दिया। कल एक एफबीआर के ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मेरे बताया इल्म में आया है कि उन्होंने हटा अपलिफ्ट कर दिया है, अच्छा किया है जो उन्होंने। लेकिन देखें उसमें मैं यही कहूँगा कि अगर इस पे बैन लगाना नागुज़ीर भी हो तो ऐसी अशिया को उसको पहले उस पर कुछ टेबल पे बैठ के उसको डिस्कस तो किया जाए, कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है। दूसरी बात मैं ये कहता होता हूँ, देखिए जो ब्रांड यहाँ इंपोर्ट हो रहे हैं, क्यों नहीं गवर्नमेंट उनको एनकरेज करती कि वो यहाँ आके इंडस्ट्री लगाएं? इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ क्यों नहीं तवज्जो गवर्नमेंट की जाती? कि उसमें आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान का आप ये नहीं कह सकते कि जी सिर्फ लाहौर या कराची में या इस्लामाबाद को खाली इंडस्ट्रियल एरिया की ज़रूरत है, नहीं, हर आपके छोटे बड़े सिटी को जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया की ज़रूरत है। उसमें जब तक आप हर एरिया में आप एक SEZ, एक इकोनॉमिक जोन जो है वो इस्टेब्लिश करें, उसमें क्या हर्ज है? जब एनर्जी नहीं है तो कैसे होगा? सर देखिए, आपके पास तवानाई तो पूरी नहीं है, कैसे? देखिए तवानाई का तो ये है ना कि अगर आप उनको अब जैसे मदरसा में बात की थी लाइन लॉसेस की तरफ भी देखा जाए कि उनको कैसे कवर करना है, उसके मुताबिक उसके मेजर्स लिए जाएं। देखें, आपकी जब एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा आपको, आप देखें उसके साथ आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बेसिक जो इशू है हमारा वो तो है इंपोर्ट बिल। इंपोर्ट बिल हमारा इतना ऊपर जाता है जिसकी वजह से डॉलर जो है वो हम उसकी उड़ान जो है वो ठीक हो गया। इंपोर्ट बिल पे भी बात करते हैं क्योंकि मिफ्ता कहते हैं कि हमने उसको कम किया है। लेकिन मजहरुल्लाह साहब, मुझे आपकी तरफ बढ़ना, और आज की जो सबसे बड़ी एक अहम खबर थी वो यही कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई है पंजाब असम्बली में। इमरान खान बार बार उनके खिलाफ उनको हटाने के लिए वो आगे मसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या कहते हैं? हाँ जी, वो आइन के आर्टिकल 109 के तहत उन्होंने करारदाद मंजूर की है, और इसी आर्टिकल के तहत वो जुडिशल कमीशन जा रहे हैं कि चूँकि ये जानबदार इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको मतलब हटा दिया जाए जी। तो देखिए क्या बनता है। लेकिन मुआशी हवालों से यही है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा आपकी मईशत हचकोले खाएगी। सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी अहम बात शकील साहब ने की है, ये इंडिया वाले करते हैं कि जो ब्रांड्स हैं आप उन्हें कि आप यहाँ इंडस्ट्री लगाएं भाई, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करें। बिल्कुल सही है। हम क्यों इंपोर्ट करें आपकी चीज़ें? अब जैसे गाड़ियाँ हैं तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। सही तो इंडिया वाले इस पर अमल दरामद करते हैं, हम क्यों नहीं करते? हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल ये बड़ी अहम बात है। सही, गाड़ियों बात की, इससे रोजगार भी बढ़ेगा ना, पाकिस्तानियों को मिलेगा रोजगार। बिल्कुल सही। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी सुना है कुछ मुश्किलात का शिकार है। जाहिर है आपके तो मेंबर हैं चैम्बर के, तो वो किन मसाइल से दो चार हैं, जरा इसमें भी थोड़ी बात करें। उसी में देखें ना, असल में डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से इस वक्त तो देखें कोई भी इंपोर्टर जो भी है, तो छोटा है या बड़ा है, वो तो उससे परेशान है ना। जो सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त उस लिहाज से, तो सारी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई हैं। रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। रॉ मटेरियल जिस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल बाहर से आता है, तो रॉ मटेरियल उसके लिए LCs नहीं ओपन हो रही टाइमली, उसके ऊपर बड़ा टाइम लग रहा है। उसमें जाहिर बात है उससे भी सफ़र कर रहा है। अब आप देखें कि उसमें हम और ज़्यादा जो मटेरियल्स हैं वो बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल्स जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, उनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है जी। ठीक है, शकील मुनीर साहब, सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी और आज इतना ही। मज़हर बरलास साहब को और अली रज़ा अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ना के मान।